अब हम करते हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 सेल का सेकंड पार्ट स्टार्ट। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ा। ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा टॉपिक है सेल साइज। तो सेल साइज क्या कहता है देखना। सेल साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल तो ऐसी है जो माइक्रोस्कोपिक, इतनी छोटी कि वो माइक्रोस्कोप से ही देखनी पड़ेंगी। वाइल सम आर विजिबल विद नेक्ड आइज, जबकि कुछ आप बिना माइक्रोस्कोप के भी, नेक्ड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए आप नॉर्मल उन्हें देख सकते हो। देयर साइज मे वेरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर, यूएम इसे माइक्रोमीटर कहेंगे, टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तक बड़ी सेल्स होती है। आपके पास जो स्केल है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो उससे 3 गुना बड़ी सेल भी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइज ऑफ ए टिपिकल सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 20 टू 30 माइक्रोमीटर। जनरली क्या है 20 से 30 माइक्रोमीटर का साइज होता है। द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर वाइड है, जिसका वजन 1.4 किलोग्राम है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है। पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। साइज उसका जनरली नहीं पूछेंगे, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। द लॉन्गेस्ट सेल, जो लंबाई में अगर सबसे लंबी सेल देखे तो नर्व सेल है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल, ये 1 मीटर तक लंबी होती है। कितने? 1 मीटर तक। आप ये देखो, ये जो है नर्व सेल, ये नर्व सेल का डायग्राम है। ये नर्व सेल है, सबसे लंबी सेल है, हमारी बॉडी के अंदर है। ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है वन पोर्शन टू अदर पोर्शन, और ये लगभग 1 मीटर लंबी है। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। क्लियर। और जो सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, सो फार नोन आर, जो अभी तक हमें पता है, PPLO उसका नाम है। PPLO एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी सेल वो है जो अभी तक हमें मालूम चली है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सेल के कंपोनेंट। देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द यूकैरियोटिक सेल। हमने पढ़ा था ना 2 तरह की सेल है, एक यूकैरियोटिक है, एक अब आपके पास कैसी सेल है यूकैरियोटिक, और दूसरी क्या है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, लेबर कैसे काम करती है यूकैरियोटिक सेल, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दे ऑल गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड दी सेल ऑर्गेनल। हर एक सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट है जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। ईच ऑफ देम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक जो सेल का ऑर्गेनल है वो अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर, सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जो सब सेल्स में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। 3 बेसिक कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस उसके अंदर सेंटर पार्ट, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। देखो बेटा, ये जो है ना ये डायग्राम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन उसका डायग्राम है। तो आपको ये डायग्राम बनाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिखाया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। तो ये सेल के चारों तरफ इस तरह की मेम्ब्रेन है। क्लियर। ऊपर ये लेयर, अपर लेयर, ये नीचे वाली लेयर है, इसमें से ही कंपोनेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर जाते हैं। तो लिपिड बाई लेयर मॉडल, बाई लेयर यानी दोनों लेयर, ऊपर और नीचे वाली दोनों तरह की लेयर आपको इसमें दिखा दे रखी है। लिपिड से ये बनती है मिलके, यहाँ से याद रखना कि किससे मिलके बनी है, ये लिपिड से मिलके बनी है। लिपिड बाई लेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको दिखा दिया है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में नोट लिखना आ जाएगा, पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है नेचर में। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि
ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास होने देती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मीन्स इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने दे की परमिशन देगी और सिलेक्टिव मटेरियल ही सेल के बाहर, यानी कोई ये नहीं कि कोई भी मटेरियल यहाँ से सेल के अंदर घुस जाएगा और कुछ भी सेल से बाहर चला जाएगा। उसको ये कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल को ही अंदर जाने देगी और कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल को ही सेल से बाहर जाने देगी, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो why plasma membrane is called selectively permeable membrane? Because it permit the entry and exit of some material, some selective materials only. Cell membrane is also called plasma membrane और plasma lemma। इसी cell membrane को plasma membrane या plasma lemma भी कहते हैं। It is the limiting बाउंड्री ऑफ ईच सेल, हर एक सेल की बाउंड्री है, जैसे आपके घर के आउटर वॉल होती है ना, इसी तरह से सेल की बाउंड्री है। विच सेपरेट दी साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से, साइटोप्लाज्म मतलब देखो तुम एक अंडा लो मुर्गी का, है ना, आपके हाथ में मुर्गी का अंडा है, तो उस अंडे के अंदर लिक्विड भी है, जेली लाइक सब्सटेंस है, लेकिन वो बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट है। क्यों? क्योंकि उस अंडे के ऊपर एक लेयर है, हार्ड लेयर, तो वो लेयर क्या करती है, अंदर के प्लाज्मा को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट रखती है। बिल्कुल इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करेगी, एक बाउंड्री है जो सेपरेट करके रखती है। किसको सेपरेट करके रखती है? साइटोप्लाज्म को बाहर सराउंडिंग से सेपरेट करके रखती है। इट इज़ द फूड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। इट इज़ फाउंड, ये दोनों में मिलती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बाहर की लेयर यही है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अभी हमने ऊपर इसका डायग्राम देखा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा कि ये किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन और लिपिड्स से। वेयर प्रोटीन आर सैंडविच्ड बिटवीन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड ऊपर और नीचे लिपिड है और उसके बीच में, जैसे सैंडविच के बीच में भरते हैं हम, वैसे ही बीच में क्या है, बीच में प्रोटीन भरा हुआ है। आर सैंडविच्ड बिटवीन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। देखो दोबारा डायग्राम देखो, ये ऊपर ये जो बॉल टाइप दिखाई दे रही है ये लिपिड्स है, नीचे भी ये जो बॉल टाइप दिखाई दे रही है ये लिपिड्स है, और इन दोनों के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है सैंडविच, ये आपका प्रोटीन है। तो प्रोटीन आर दी सैंडविच्ड बिटवीन दी बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। सिंगर एंड नाइकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो साइंटिस्ट थे, सिंगर नाइकोलसन, इन्होंने फ्लूइड ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो है वो बताया था। इट इज़ दी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसको फोल्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, रीयूनाइटेड और दोबारा ज्वाइन ये हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं देखना। सबसे पहले तो हमने कहा था ना सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसका ये फर्स्ट रोल यही है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल। ये सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशंस ऑफ द सेल। ये सेल को बाकी सब चीज़ों से सेपरेट करके रखती है। मेंटेन द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम सीखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर और एग्जिट कराती है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को, तो वो कैसे कराती है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो इंटर और एग्जिट ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे, जिसमें से एक टर्म है डिफ्यूजन और एक है ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्विलाइज कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन यानी दो अगर पोर्शन है, एक हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा और यहाँ कम है, तो अपने आप हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरह के मूवमेंट को डिफ्यूजन कहेंगे। किस लिए करते हैं? ताकि दोनों तरफ इक्वल जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो हो सके।
अच्छा, डिफ्यूजन में देखो सोलवेंट और सोल्यूट दोनों तरह के पार्टिकल मूव करते हैं ताकि कंसंट्रेशन इक्वल हो सके। सोलवेंट और सोल्यूट आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। जैसे अगर पानी के अंदर चीनी मिला दे तो पानी जो है वो सोलवेंट है और चीनी सोल्यूट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मूव करें तो डिफ्यूज़न। और अगर सिर्फ सोलवेंट ही मूव करे, ठीक है ना, कौन, सोलवेंट पार्टिकल मूव, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव, तो इस तरह के प्रोसीजर को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस ओनली सोलवेंट पार्टिकल, यानी सिर्फ अगर वाटर मूव करता है, किस लिए, मेन फंक्शन दोनों का क्या है, इक्वलाइज दी कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इक्वल करना है। तो अगर सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल मूव करते हैं तो प्रोसीजर का नाम ऑस्मोसिस है, और सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही पार्टिकल मूव करेंगे तो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। आप देखो यहाँ लो कंसंट्रेशन, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, दोनों तरह के पार्टिकल पूरे में फैल जाएंगे तो डिफ्यूजन है। लेकिन ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सिर्फ वाटर यानी सोलवेंट मूव करता है दूसरी तरफ, और दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल कर लेगा, तो इस प्रोसीजर को आप कहोगे ऑस्मोसिस। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना अच्छी तरह से। डिफ्यूजन में याद क्या करेंगे, लिखना क्या आपको, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration is called diffusion. It does not require energy, therefore it is called the passive transport. इसे passive transport कहेंगे, ये एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है। क्लियर। दूसरी तरफ ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, जब सॉल्वेंट या वाटर मूव करता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस दो तरह के हैं, एक एंडोस्मोसिस और एक एक्सोस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेल, सेल के अंदर मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, उसको हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल, उसको एक्सो मतलब बाहर, तो सेल के बाहर अगर कोई मूवमेंट होता है, बाहर जाता है सॉल्वेंट, तो एक्सोस्मोसिस, और अगर सेल के अंदर वाटर आता है तो एंडोमोसिस। क्लियर। अच्छा देखो, अब हमें ना तीन तरह के अलग अलग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक। तीन तरह के सॉल्यूशन है, और तीन अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में अगर हम सेल्स को रख देते तो उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जो है उनकी शेप चेंज हो जाएगी, ये अब हम पढ़ेंगे। तीनों डायग्राम आप देखो ऊपर, इनके साथ साथ पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक। आइसो मतलब एक जैसा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की सेल के बाहर, यानी एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमने कोई सेल डाल दी है, ठीक है। आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेल के साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो सेल का साइटोप्लाज्म जितना गाढ़ा है उतना ही गाढ़ा सेल के बाहर का लिक्विड अगर हो तो हम ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। उसमें क्या होगा, ये डायग्राम देखो, बाहर से जितना वाटर सेल के अंदर घुसेगा, सेल के अंदर से उतना ही वाटर बाहर चला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए ना तो बाहर का वाटर कम होगा ना ही सेल के अंदर का। तो सेल की अपनी जो ओरिजिनल शेप है वही शेप सेल की रहेगी। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, याद रखना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल or cytoplasm the cell is called isotonic solution. In this, same amount of water enter into the cell and same amount of water exit, यानी water enter into the cell and the water exit by the cell is always equal, no change in the shape of the cell. Second है hypertonic solution. Hypertonic solution में when the concentration of solution outside the cell is more than the inside the cell, यानी सेल के बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी बाहर जो है वो गाढ़ा ज़्यादा है, बाहर गाढ़ा ज़्यादा है तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा। ड्यू टू दिस सेल लॉस वाटर, सेल वाटर का लॉस करेगी, यानी वाटर बाहर ज़्यादा जाएगा एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, और इस सिचुएशन को प्लाज्मोलाइज्ड कहेंगे, यानी सेल सिकुड़ जाएगी। आप फर्स्ट डायग्राम में देखो, सेल से वाटर बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर गाढ़ा ज़्यादा है, इसीलिए सेल क्या करेगी, सेल देखो सिकुड़ गई है।
ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखो सेल से कितनी बढ़िया शेप में है, लेकिन हाइपरटोनिक में सेल का वाटर बाहर चला गया, जैसे बलून में से पानी निकलने के बाद बलून पिचक जाता है, सेल पिचक जाएगी। इस सिचुएशन को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, यानी श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म वो सेल वॉल से दूर चला जाएगा ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, एक्सोस्मोसिस, यानी वाटर सेल से बाहर गया है। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन थर्ड डायग्राम जो हमारा है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, बाहर का कंसंट्रेशन कम है, यानी बाहर गाढ़ा कम है, सेल अंदर गाढ़ी ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, जैसे बलून में एक्स्ट्रा पानी डाल दो, सेल बस्ट फट भी सकती है ड्यू टू एक्सेसिव एंड ऑस्मोसिस। ये देखो वाटर अंदर ही अंदर आ रहा है, आप देखोगे आपके हाथ बहुत देर पानी में रह जाते हैं तो ऊपर की सेल फूल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पानी में डाल दो तो स्वेलअप हो जाएंगी और फट जाएंगी, रैप्चर हो जाएंगी। तो ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है, स्वेलन आरबीसी रेड ब्लड सेल फट गई है। तो इस तरह से यहाँ वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, इसमें बीच वाले में जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, और फर्स्ट वाले में वाटर बाहर जा रहा है। क्लियर है? नाम क्या है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसो, हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस।